गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो कल अपन ने शुरू किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला लेसन शुरू किया था कल अपन ने, और कल अपन ने मर्दा के कार्य, मर्दा का अध्ययन, विशेषताएं, मर्दा एक प्राकृतिक पिंड और मर्दा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करती हैं, वो अपन ने पढ़ा था कल। ठीक है, आज अपन मर्दा के अवयवों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए पढ़ते हैं अपन। तो देखिए क्या होता है, मर्दा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। जो मर्दा प्रणाली होती है उसमें 3 प्रावस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव एवं गैस पाई जाती है। ठीक है, मर्दा के अंदर 3 ठोस भी पाया जाता है, द्रव भी पाया जाता है, गैसें भी पाई जाती हैं। पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस एवं द्रव अवस्था ही महत्वपूर्ण है। पौधों को जो भी खाद्य तत्व प्राप्त होते हैं वो ठोस और द्रव अवस्थाओं से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मर्दा के ठोस अवयव महीन अवस्था में होते हैं, बारीक कणों के रूप में होते हैं। जो भी ठोस अवयव होते हैं वो महीन अवस्थाओं में होते हैं। मर्दा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। ठीक है, मर्दा आयतन का जो लगभग 50% भाग होता है वो किससे घिरा रहता है? 50% भाग तो अपने घिरा रहता है। किससे? मर्दा आयतन का जो 50% भाग होता है वो तो अपने किससे घिरा रहता है? ठोस भाग से। यानी मर्दा का जो 50% भाग है उसमें तो ठोस ही पाया जाता है। ठीक है, साथ में देखिए शेष भाग में जल एवं वायु उपस्थित होती है। शेष जो भी भाग होता है उन 50% ठोस के अलावा जो 50% भाग होता है उसमें जल एवं वायु पाई जाती हैं, जिसे अपन रंध्रावकाश कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जो भी अपन ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। अब मर्दा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। मर्दा के मुख्यतः कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से? देखिए, खनिज पदार्थ। पहला तो खनिज पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। यानी मर्दा बनगी किससे होती है? मर्दा में 4 अवयव होते हैं। एक तो खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा हमारा जल होता है। ठीक है, मर्दा के अंदर, और चौथी चीज़ मर्दा एवं वायु पाई जाती है। मर्दा वायु पाई जाती है। मर्दा के अंदर की वायु को मर्दा वायु कहा जाता है। ठीक है, अब इन अवयवों के बारे में इस प्रकार से अपन चर्चा कर सकते हैं क्या कि मर्दा देखिए 2 भागों में बटी होती है। मर्दा 2 भागों में बटी होती है। एक तो उसमें होता है अपना ठोस भाग जो 50%, और दूसरा 50% भाग में रंध्रावकाश होते हैं। रंध्रावकाश में देखिए 25% तो द्रव होता है और 25% उसमें गैसें होती हैं। ठीक है, इस द्रव को अपन मर्दा जल कहते हैं। ठीक है, और गैसों को अपन मर्दा वायु होती है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं अपन। अब ठोसों के अंदर देखिए खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठोसों के अंदर क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अब ठोस को 2 भागों में, एक तो खनिज पदार्थ में और एक कार्बनिक पदार्थों में बांट सकते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थों में देखिए क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड्स होते हैं। क्रिस्टलॉइड्स एवं कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में हामूस एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ व जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, हामूस एवं सड़े हुए पदार्थ भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और हम जीवित सूक्ष्म जीव भी उसमें पाए जाते हैं। मर्दा में देखिए जल एवं वायु का अनुपात 50-50 होता है। ठीक है, ये अपन ने यहीं पर ही देखा है कि मर्दा में जल एवं वायु का अनुपात कितना होता है? 50-50 होता है। ठीक है, परंतु मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इनका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। मौसम एवं वातावरण के कारकों के कारण इनका अनुपात क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है लगातार। ठीक है, जैसे मौसम अगर नमी का होगा तो जल की मात्रा बढ़ेगी, और मौसम अगर किसका होगा? अपने सूखा होगा तो इसमें वायु की मात्रा बढ़ेगी। हाँ जी, मर्दा में जो जल वायु का अनुपात होता है वो 50-50 होता है। 50% तो जल होती है, 50% वायु होती है। परंतु मौसम के साथ जो वातावरणीय कारकों के कारण इनका अनुपात घटता बढ़ता भी रहता है। इनका अनुपात क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। मैंने आपको बताया, अभी भी पहले भी बताया था। ठीक है, अगर नमी की मात्रा होगी तो जल की मात्रा ज़्यादा होगी, और अगर सूखा होगा तो वायु सूखा होगा और कण बड़े होंगे, रंध्रावकाश बड़े होंगे तो उसमें वायु का संचार ज़्यादा होगा तो वायु की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मर्दा का आयतनात्मक संगठन नीचे बताया गया है। देखिए जल और वायु ये तो 50-50 यानी 25-25% होती है पूरी मर्दा के अंदर। ठीक है, 45% इसमें खनिज पाया जाता है, ये ध्यान रखना।
और कार्बनिक पदार्थ 5% की मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अब मृदा का आयतनात्मक संगठन के बारे में चर्चा करते हैं अपन वापस, कि खनिज पदार्थ, मिनरल पदार्थ सबसे ज़्यादा 45% पाए जाते हैं मृदा के अंदर, उसकी चर्चा करते हैं। तो मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होगा। यानी खनिज पदार्थों में अगर कहने का मतलब यह है कि जिस चट्टान से, जैसी चट्टान से निर्मित होगी, उस जिस चट्टान के अंदर जिस खनिज पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, मृदा भी वैसे ही बनेगी। ठीक है, तो उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार ही होगा। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। ये सभी खनिज पदार्थ हमें चट्टानों के अवशेष हैं, क्योंकि मृदा का पूरा निर्माण ही चट्टानों से होता है। तो चट्टानों के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी खनिज पदार्थ होंगे, वो सब होंगे उनमें। ठीक है, ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं, जो विभिन्न आकार के कणों के पाए जाते हैं। ठोस भाग में 90% से अधिक भाग में क्या होते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस भाग में 90% से, आप क्या देख सकते हैं, ठोस भाग टोटल 50% होता है, उसमें से 45% खनिज पदार्थ होते हैं। तो टोटल 90% और लगभग 90% क्या होता है? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और खनिज पदार्थ जो कि विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं, ये भी कणों में पाए जाते हैं, तरल रूप में नहीं पाए जाते, गैस के रूप में नहीं पाए जाते, ये कणों के रूप में पाए जाते हैं। मृदा में देखिए कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट एवं मृतिका में इसका अंश पाया जाता है। ठीक है, मृदा के अंदर देखिए कंकड़ पाए जाते हैं, पत्थर, बालू, सिल्ट एवं मृतिका में इसके अंश भी पाए जाते हैं। ठीक है, मृदा में बालू एवं सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृदा के अंदर बालू, सिल्ट अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज में जो क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वार्ट्ज एवं से फेल्सपार सर्वाधिक पाए जाते हैं। मृदा में मृतिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90%, ध्यान रखना, खनिज पदार्थों में सबसे ज़्यादा यानी 90% क्या पाए जाते हैं? मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% तो सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है, 90%। अब खनिज पदार्थों के अंदर भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन होती है। कार्बनिक पदार्थों की चर्चा करें अपन। मृदा में देखिए कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक रूप में होते हैं। 3 से 5% पाए जाते हैं। और वो कार्बनिक पदार्थ मृदा को मिलते कहाँ से? पौधों के, पशुओं के जो अवशेष होते हैं, जब पौधे मर जाते हैं, उनके अवशेष नीचे गिर जाते हैं ज़मीन में, जीव जंतु मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, अन्य कोई बड़े जीव जंतु मर जाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं, उनका अपघटन होता है। और अपघटन होने से मृदा के अंदर क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। और ये मृदा के अंदर 4 से 5%, 3 से 5% तक की होती है। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। सूक्ष्म जीवों का लगातार विच्छेदन होता रहता है, लगातार टूटते रहते हैं। ठीक है, जिससे मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्व को प्रदान करता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो मृदा में क्या देता है? पोषक तत्व देता है। जो भी पोषक तत्व मृदा को चाहिए होते हैं, कार्बन, ठीक है, अन्य जो भी पोषक तत्व, वो सब कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मृदा वातन में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, मृदा संरचना में सुधार आदि इसी के कारण होते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ क्या करते हैं? देखिए, खनिज पदार्थ मृदा वातन में बढ़ोतरी, यानी वातन यानी वायु, मृदा के अंदर वायु की बढ़ोतरी करते हैं। जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, यानी बढ़ाते हैं, मृदा जल की धारण क्षमता बढ़ाते हैं मृदा की। ठीक है, मृदा संरचना में सुधार भी करते हैं। किसके कारण होता है ये सुधार? भी सब कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है। आगे चर्चा करें। मृदा कार्बनिक पदार्थ
प्राय आंशिक विच्छेदन के रूप में या सड़े गले पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, हामुस के रूप में, सड़े गले पदार्थ हो तो हामुस के रूप में, यानी जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः टूटे हुए नहीं होते, आंशिक रूप से आधे टूटे हुए होते हैं। ठीक है, मृदा जल का हिस्सा आयतना अनुसार 25% होता है। आयतन के अनुसार 25% तो मृदा के अंदर पाया जाता है, मृदा जल पाया जाता है। जल मृदा रंध्र अवकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। ठीक है, मृदा के कणों के बीच लगने वाले बल के कारण क्या पता चलता है कि जल की मात्रा उसमें कितनी होगी। ठीक है, पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम होती है, बहुत ही अहम होती है, क्योंकि अपन ने मृदा के जल में ही घुलकर सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं पौधों को, तो हमें पता है। ठीक है, ये लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। ये क्या करता है? लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स की प्रकृति, रंध्र अवकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। अब मृदा जल निर्भर किस पर करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि मृदा में जल की मात्रा कितनी होगी ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है मृदा की संरचना पर। ठीक है, कणों के बीच जगह ज़्यादा होगी तो जल भी ज़्यादा होगा, कणों के बीच जगह कम होंगी तो पानी भी कम होगा। मृदा का गठन कैसा है, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, रंध्र अवकाशों की मात्रा आदि, जल आदि पर क्या करता है? मृदा का जल निर्भर करता है। ठीक है, आगे चर्चा करें अपन मृदा वायु। फिर 25% टोटल मृदा में 25% तो मृदा वायु होता है। मृदा वायु रंध्र अवकाशों में उपस्थित रहती है। मृदा की जो वायु होती है वो रंध्र अवकाश में उपस्थित रहती है। इस कारण इसका वितरण असमान होता है। इसका वितरण क्या होता है? असमान होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3%, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से अधिक होती है। ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ, सवाल यहाँ से बनता भी है। क्या बनता है कि मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो वो 0.3% होती है। जो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है, उससे भी ज़्यादा। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ज़्यादा तो किस में पाई जाती है? मृदा के अंदर पाई जाती है। मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ये इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है और सवाल है भी। ठीक है, मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है। इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह जल वाष्प से संतृप्त होती हैं। ठीक है, यह जल वाष्प के रूप में पाई जाती है। CO2 होती है वो जल वाष्प के रूप। इसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, CO2 तो वायुमंडल से जाता है, लेकिन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है इसमें। ठीक है, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्बन, अगर मृदा के अंदर अपन गहराई में जाते जाएं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे CO2 बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, समझे? देखिए आगे अब देखिए दो प्रकार की मृदा, एक तो पृष्ठ मृदा और एक अवमृदा की चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, दोनों में अंतर पूछा जाता है। पृष्ठ मृदा देखिए, मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार एवं मशीनरी चलाते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। मृदा की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसमें अपन खेती का कार्य करते हैं, तो खेती करते समय जो भी अपन औजार और मशीनें चलाते हैं उस मृदा को पृष्ठ मृदा, ऊपर वाली मृदा, परतीय मृदा कहा जाता है। ये परत देखिए 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो परत होती है मृदा के ऊपर वाली वो 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है एवं उपजाऊ होती है, और यही उपजाऊ होती है। अवमृदा ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, अवमृदा कहती है। ऊपरी सतह के नीचे वाली यानी पृष्ठ मृदा के नीचे वाली सतह जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, यानी बहुत अंदर तक गहराई तक होती है, वो अवमृदा कहलाती है। अब अंतर क्या है? परिभाषा तो अपन ने देख ली। ठीक है, इन दोनों में अंतर आगे दिया गया और वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सवाल 2 नंबर का पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है,
अंतर पूछा जा सकता है। तो देखिए, यह जो पृष्ठ मर्दा होती है ये पूर्ण रूप से अपसहित होती हैं, पूर्ण रूप से टूटकर ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। विभिन्न पदार्थों के टूटने से ही ये बनती हैं, ठीक है। जो अवमर्दा होती है ये मर्दा आंशिक अपसहित होती है, आधे रूप से टूटी होती है, ठीक है। यानी पृष्ठ मर्दा का प्रत्येक कण अलग अलग होता है, टूटा हुआ होता है, ये बड़े बड़े कणों के रूप में अपन पाई जाती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो पृष्ठ मर्दा होती है इस मर्दा में मर्दा वातन अच्छा होता है, इस मर्दा में मर्दा का वातन अच्छा होता है, ठीक है। मर्दा का वातन अच्छा होता है, यानी वायु अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। वायु का संचार आसानी से होता है एवं मर्दा वायु एवं वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान इसमें बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मर्दा वातन अच्छा नहीं होता, ठीक है। अवमर्दा में मर्दा वातन अच्छा नहीं होता क्योंकि ये तो पृष्ठ मर्दा के नीचे पाई जाती है, तो वहाँ तक वायुमंडल की वायु कैसे पहुँचती, ठीक है। तो इसमें मर्दा वातन अच्छा नहीं होता और गैसों का आदान प्रदान भी बहुत ही कम होता है, तो थोड़ी मात्रा में ही इनमें आदान प्रदान होता है, ठीक है। आगे देखिए, इस मर्दा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पृष्ठ मर्दा में कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि जो भी कार्बनिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों के सड़े गले भाग, ठीक है, जंतुओं के सड़े गले भाग। अब वो नीचे की सतह में जाएंगे कैसे, अवमर्दा में जाएंगे कैसे, वो तो ऊपर वाली सतह में ही रहेंगे। तो पृष्ठ मर्दा, ऊपर वाली सतह पृष्ठ मर्दा है, तो वहाँ पर क्या होगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अवमर्दा में कम होती है। मर्दा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता अधिक होती है। मर्दा में सूक्ष्म जीव, जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे वहाँ सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे और उनकी क्रिया भी ज़्यादा होगी। तो पृष्ठ मर्दा में क्या होती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या भी अधिक होती है और क्रियाशीलता अधिक होती है। इस मर्दा में देखिए, इस मर्दा की अगर चर्चा करें तो देखिए, इस मर्दा में जीवों की संख्या एवं सक्रियता कम होती है, जीवों की संख्या एवं सक्रियता इसमें कम होती है, ठीक है। ये उपजाऊ मर्दा है, वो अधिकतम पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृष्ठ मर्दा में जो है वो उपजाऊ मर्दा है और इसमें अधिकतम सबसे ज़्यादा पोषक तत्व अगर मर्दा की कोई सतह में पाए जाते हैं तो पृष्ठ मर्दा में पाए जाते हैं, ठीक है। अवमर्दा में ये कम उपजाऊ है, ठीक है, कम उपजाऊ है और इसमें कम ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व कम क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कम उपजाऊ है, पोषक तत्व ही कम पाए जाएंगे तो, ठीक है। इस मर्दा का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, पृष्ठ मर्दा का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, जबकि इसका रंग क्या होता है, हल्का या हल्का पीला होता है। इसका रंग हल्का या हल्का पीला होता है, ठीक है। सातवां देखिए, पृष्ठ मर्दा जो धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और अवमर्दा में धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। इसको अपन अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, ठीक है। पृष्ठ मर्दा में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और जो इसमें अपन अगर चर्चा करें, अवमर्दा में धनायन विनिमय की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल देखो, पृष्ठ मर्दा और अवमर्दा में अंतर क्या है, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि पृष्ठ मर्दा एवं अवमर्दा में, यानी दो प्रकार की मर्दाओं में, किस मर्दा में, पृष्ठ मर्दा या अवमर्दा में से किस में धनायन विनिमय की क्षमता अधिक होती है। देखिए, मर्दा परिच्छेदिका की अगर अपन बात करते हैं, मर्दा का ऊर्ध्वाधर खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मर्दा के समांतर दिखाई देती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं, ठीक है। मर्दा का संस्तर अपन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, मर्दा का संस्तर कहते हैं, ठीक है। यानी ऊपर मर्दा का ऊर्ध्वाधर खड़ा काट लगाएं, ठीक है, लगाने पर ऊपरी धरातल से मर्दा पदार्थ तक विभिन्न परतें मर्दा के समांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर मर्दा संस्तर अपन कहते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए, जैसे ये अपन काट लगाए, जैसे अपन कहीं खुदाई करते हैं तो ये अपन को काट दिखाई देते हैं, तो मर्दा के ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग काट दिखाई दिए, ठीक है। इनमें अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। मर्दा के इसी ऊर्ध्वाधर खंड काट करने के उपरांत सस्तर दिखाई देते हैं, ठीक है। मर्दा के ऊर्ध्वाधर अनुभाग में विभिन्न सस्तर दिखाई देते हैं, इन सभी को मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा भी जा सकता है। ये विभिन्न खंड जो पाए जाते हैं, विभिन्न सस्तर जो दिखाई देते हैं, इन सभी को मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। मर्दा परिच्छेदिका को अपन देखिए O, A,
बी, सी बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जी, सी संस्तरों के नीचे ठोस चट्टानें होती हैं। सी संस्तरों के नीचे फिर ये ठोस चट्टानें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चर्चा करते हैं अपन। देखिए O को देखिए O1 और O2 में होता है। O1 में क्या होता है, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, यानी थोड़े टूटे हुए कार्बनिक पदार्थ पाए जाते, तो पूर्ण रूप से टूटे हुए कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। O2 में देखिए पूरे रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पूरा टूटा हुआ पदार्थ होता है, ठीक है। जो पूर्ण अपघटित पदार्थ होते हैं कार्बनिक, वो O2 स्तर में पाए जाते हैं। A1 में देखिए हमुस युक्त खनिज पदार्थ संस्तर होता है। इसको A1 को हमुस युक्त खनिज पदार्थ संस्तर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमुस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। A2 निक्षालित संस्तर होता है, यानी हामुस ऊपर से कुछ पदार्थ जो नीचे आ जाते हैं वो यहाँ जमा हो जाते हैं, निक्षालित संस्तर, ठीक है। A3 परिवर्तनीय संस्तर होता है। ये परिवर्तन बदलता रहता है, परिवर्तनीय होता है मौसम जलवायु के अनुसार। अगर ऊपर के पदार्थों का निक्षालन ज़्यादा होगा तो इसमें पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसमें अगर ऊपर से पदार्थों का निक्षालन या नीचे की तरफ रिसना, पदार्थों का नीचे की सतहों में जाना अगर कम होगा तो ये कम, इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा कम होगी। B1 भी परिवर्तनीय संस्तर होता है, ये भी लगातार बदलता रहता है। B2 होता है निक्षेपित संस्तर और B3 होता है अंतर्वर्ती संस्तर। B2 निक्षेपित संस्तर होता है, यानी ये क्या होता है कि इसके नीचे फिर क्या होता है, खनिज पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का नीचे की तरफ रिसना बिल्कुल ही नहीं होता। इसके नीचे फिर क्यों आ जाती है, क्या आ जाती है, जो अपसहित पैतृक पदार्थ होते हैं, लास्ट में कठोर चट्टानें हो जाती है। यहाँ से नीचे तो खनिज पदार्थ अवशोषित हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये मृदा परिच्छेदिका के बारे में अपन ने चर्चा की है, ठीक है। अब मृदा परिच्छेदिका में समांतर परतें जो एक दूसरे से गुणों में भिन्न होती है उन्हें अपन संस्तर कहते हैं, ठीक है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन संस्तर कहते हैं। जो मृदा परिच्छेदिका में समांतर परतें जो एक दूसरे से गुणों में भिन्न होती हैं, ठीक है, उन्हें संस्तर कहते हैं। ये जो परतें हैं ऊपर अपन ने देखी हैं, ये परतें एक दूसरे से अलग अलग गुणों के आधार पर, सब परतें A to Z, A, B, C, ये सब परतें क्या है, अलग है। सब की सब परतें अलग है गुणों के आधार पर, ठीक है। इन्हीं परतों को अपन संस्तर कहते हैं, ठीक है। इसका विवरण निम्न प्रकार से, अब इसको निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दर्शाया गया है O के बारे में। O संस्तर में क्या है, इसे O संस्तर कहते हैं। इसमें O1 उपस्तर संस्तर बिना सड़े गले पदार्थ, यानी टूटे हुए पदार्थ नहीं होते, सड़े गले पदार्थ नहीं होते, जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। इसे आसानी से अपनी आंखों से देखा जा सकता है, अपन को देखते। O2 जो उप संस्तर में पूर्ण अपघटित पादप एवं जंतु अवशेष होते हैं। O2 संस्तर में सभी टूटे हुए अपघटित पदार्थ होते हैं, ठीक है, सभी टूटे हुए अपघटित पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें अपन आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते अपन, ठीक है। उनको देखने के लिए अपन सूक्ष्मदर्शी की इसकी जरूरत होती है, ठीक है। ए संस्तर में देखिए, ये सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है। ए संस्तर वो सबसे ऊपर वाला जहां पर खनिज पाया जाता है, वो संस्तर है, ठीक है। इस संस्तर में A1 उप संस्तर A1 संस्तर पाया जाता है, यानी इस A संस्तर को दो भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। A1 उप संस्तर, A1 में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ खनिजों के साथ मिश्रण पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ आपस में मिश्रित रूप में इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, थोड़ा गहरा होता है A1 संस्तर का। A2 उप संस्तर में मृत्तिका यानी मृदा ज़्यादा पाई जाती है। लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे के संस्तरों में हो जाता है, ठीक है, एवं क्वार्ट्ज का सांद्रण बढ़ता है इसमें A2 में, ठीक है। A3 में संस्तर में परिवर्तनशील संस्तर है, जिसमें मुख्य गुण A1 संस्तर के होते हैं। इसमें ये परिवर्तनशील होता है, ठीक है, इसका कोई निश्चित गुण नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। कभी इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कभी कार्बनिक पदार्थों की, कभी दोनों का मिश्रण ज़्यादा हो जाए तो कभी दोनों का कम हो जाए, ठीक है, परिवर्तन होता है, एक निश्चित नहीं कह सकते। लेकिन इसमें A1 गुण के इसके मुख्य गुण होते हैं वो A1 के अनुसार होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों के खनिज पदार्थों के साथ मिश्रण ज़्यादा पाया जाता है। अब B1 संस्तर में क्या होता है, B1 संस्तर भी परिवर्तनशील संस्तर होता है, ठीक है, जिसमें B संस्तरों के गुणों की अधिकता होती हैं। B2 संस्तर को निक्षेपित या संचयन स्तर भी कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है, निक्षेपित या संचयन स्तर, यानी ऊपर वाले A संस्तर से रिस कर निक्षेपित होकर निक्षेपण क्रिया द्वारा ऊपर वाले A संस्तर से O संस्तर से जो भी पदार्थ रिस कर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है,
नीचे की सतहों में आ रहे हैं वो सब यहाँ बी स्तर में आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं B1 स्तर को या B स्तर को, B2 स्तर को क्या कहा जाता है, निक्षेपित या संचयन स्तर, यानी यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, भंडारण हो जाता है, संचयन हो जाता है उनका, इसलिए इसको संचयन स्तर कहा जाता है। जिसमें देखिए मृत्तिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निक्षालित होकर जमा हो जाते हैं। B तीसरा स्तर होता है वो B एवं C के मध्य एक अंतर्वर्ती परत होती है, यानी B स्तर और C स्तर को अलग करने वाली परत होती है वो B3 स्तर होता है, जिसे अंतर्वर्ती परत कहते हैं। C स्तर में कम विघटन अपसहित मूल पदार्थ पाए जाते हैं और सबसे नीचे R स्तर जो कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे मृदा की परिच्छेदिका और इस पर क्वेश्चन भी हैं और मैं इसको इम्पोर्टेंट भी मानता हूँ। 4 नंबर के क्वेश्चन में मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, सवाल। तो देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं, अब पृथ्वी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है, कि क्या होता है पृथ्वी में। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक बहुत छोटा भाग है, ठीक है। अपन को पृथ्वी अपनी बहुत ही बड़ी लगती है लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड के मुकाबले बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी होती है। पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह होती है, ऐसे आकार में पृथ्वी है तो ऊपर वाली जो सारी सतह है वो सब किससे ढकी होती है, मृदा से ढकी होती है, ठीक है। पृथ्वी में उन 9 उपग्रहों में से एक हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं, ठीक है। ये किताब में 9 उपग्रह नहीं है, अब 8 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं, 8 टोटल। अब कितने उपग्रह हैं, 8 उपग्रह हैं और उन 8 उपग्रहों में से क्या है, पृथ्वी एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, हमें पता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यह प्रारंभ में तप्त अवस्था में लावा के रूप में थी जो शीतल होकर वर्तमान ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति में के बारे में हमें पता है कि पृथ्वी पहले एक लावा के रूप में थी, लावा पदार्थ के रूप में, जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है गर्म लावा पदार्थ, वैसी थी। फिर धीरे धीरे ये ठंडी हुई और ठंडी होकर आज के जो ठोस पदार्थ की है, ठोस अवस्था में बदलती है। पृथ्वी की सतह रुक्ष है, सूखा है। पृथ्वी की जो सतह है वो रुक्ष है। इसे उभरे हुए भाग पर्वत तथा खोखले एवं गड्ढे पानी से भरकर समुद्र एवं झील बनाते हैं। पृथ्वी का सतह रुक्ष है, इसके उभरे हुए भाग चट्टाने बनाते हैं, पर्वत बनाते हैं और इसके अंदर के जो गड्ढे वड्ढे हैं उसमें पानी भरता है तो वहाँ पर झीलें, नदियाँ, तालाब बनाते हैं, ठीक है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी 3 मंडलों में है। अब भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि पृथ्वी 3 मंडलों में बटी हुई थी, वायुमंडल, जल मंडल और थल मंडल। अब इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। वैसे तो चर्चा करने की ज़्यादा कोई खास ज़रूरत भी नहीं है अपन को, ठीक है, फिर भी अपन इसकी चर्चा करते हैं क्योंकि इसको पढ़ते आ रहे हैं साथ ही आर्टिस्ट है। तो देखिए वायुमंडल सबसे पहले, यह जल मंडल की अपेक्षा हल्का होता है। जल मंडल की अपेक्षा ये हल्का होता है तथा समुद्र की सतह पर इसका दाब कितना होता है, 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, यानी पूछ सकता है वायुमंडल का समुद्र की सतह पर दाब कितना होता है, तो 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है, ठीक है। यह भूमि का केवल 0.03% भाग है। ये जमीन का, वायुमंडल का जो पूरा का पूरा है उसमें से सिर्फ 0.03% भार की दृष्टि से, ठीक है। बाकी तो आप कहोगे कि सर 0.03% कैसे सर, वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों तरफ है तो वो तो पृथ्वी के बराबर होना चाहिए, लेकिन भार के हिसाब से वायु का भार तो कम होता है गैसों का भार, इसलिए भार के हिसाब से ये 0.03% ही होता है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं अपन। अब इसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है जिसमें देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 तथा जल वाष्प मुख्य होती हैं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से गैसों का मिश्रण है वायुमंडल और उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जल वाष्प पाई जाती है। इसमें निष्क्रिय गैसें यानी जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं वो गैसें भी पाई जाती है। और वो निष्क्रिय गैसें कौन सी हैं, वो निष्क्रिय गैसें हैं हमारी, ठीक है, निष्क्रिय गैसें हैं वो हमारी। तो देखिए इसमें क्या होता है, निष्क्रिय गैसें पाई जाती है। अब निष्क्रिय गैसें कौन सी हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि, ठीक है। ये निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसों का मतलब ये किसी से भी दूसरी कोई भी अन्य गैसें उनसे क्रिया नहीं करती है, बिल्कुल ही। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है
कि निष्क्रिय गैसें कौन सी हैं, तो ये निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है, पाई जाती है। वायुमंडल का संगठन भारात्मक रूप से क्या होता है? भार के रूप में वायुमंडल का संगठन क्या होता है? तो वायुमंडल में देखिए नाइट्रोजन 79.9%, ऑक्सीजन 20.7%, जल वाष्प 0.17%, CO2 गैस 0.03% और अन्य गैसें 1.3% होती हैं। ठीक है, और अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि मृदा वायु के अंदर, ये वायुमंडल का है, मृदा वायु के अंदर CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.3%, और मैंने आपको इसको इम्पोर्टेंट करवाया था। ठीक है, और वायुमंडल के अंदर देखिए CO2 की मात्रा कितनी होती हैं? 0.03%। ठीक है, अब जलमंडल की चर्चा करते हैं अपन। यह थल व जलमंडल, थल मंडल को घेरे हुए पानी की परतें होती हैं। ठीक है, जलमंडल समुद्र के रूप में होता है। ये जलमंडल क्या करता है? थल मंडल को चारों तरफ से घेरा रहता है। ठीक है, ये जलमंडल में समुद्र आता है। ठीक है, जल जो होता है वो समुद्रों में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। उसके पृथ्वी पर केवल देखिए 6.9% भाग होता है, लेकिन यह पृथ्वी का देखिए 6.9% ही भाग है। ठीक है, लेकिन जल का कुल आयतन समुद्र सतह से ऊपर जमीन के आयतन का लगभग 15 गुना है। ठीक है, पृथ्वी का जल पूरी पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ 6.9% है, लेकिन आयतन में ये पृथ्वी के 15 गुना है। ये ध्यान रखना, आयतन में। ठीक है, भाग के रूप में देखे, स्थान के रूप में देखे अगर, तो वो 6.9% ही है जल, लेकिन आयतन के रूप में ये पूरा पृथ्वी का 15 गुना पानी है। ठीक है, थल मंडल की चर्चा करें अपन। गैसों एवं जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होता है उसे थल मंडल कहते हैं। गैसों और जल से घिरा हुआ जो आंतरिक ठोस पिंड होता है उसे अपन जल कहते हैं, उसे थल मंडल कहते हैं। यह भूमि का देखिए 93.2% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 93.2% भाग बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, थल मंडल के दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह तथा दूसरा होता है आंतरिक गर्म या पिघला हुआ पदार्थ। ठीक है, एक तो बाहर की तरफ का जो ठोस सतह होती है वो, और दूसरा अपना होता है जो आंतरिक गर्म या पिघला हुआ भाग होता है। ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ होता है। ये तीनों मंडलों जल, वायु एवं थल में सबसे अधिक बाहरी होता है। ठीक है, यह तीनों मंडल जो होते हैं, ठीक है, जल, वायु, स्थल में सबसे बाहरी होता है, सबसे बाहर वाला भाग होता है। थल मंडल का घनत्व देखिए 5.5 होता है, इंपॉर्टेंट है। थल मंडल का घनत्व कितना होता है? थल मंडल का घनत्व होता है 5.5, तथा ऊपरी जो परत होती है उसका घनत्व होता है 2.5 से 3.0 होता है। थल मंडल की ऊपरी या बाहरी ठोस परत इसे भूपपड़ी कहते हैं। थल मंडल की जो सबसे ऊपर वाली बाहरी परत होती है उसे अपन भूपपड़ी कहते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई 10 से 20 मील आंकी गई है। इसकी मोटाई अगर आंकी गई है, मापी गई है, तो वो 10 से 20 मील मापी गई है। ठीक है, चर्चा करते हैं आगे इसकी, भूपपड़ी के बारे में चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, भूपपड़ी मुख्य रूप से खनिजों की बनी होती हैं। थल मंडल की ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। ठीक है, खनिजों से, ये मुख्य रूप से खनिजों से बनी होती है, और भूपपड़ी ऊपर वाली परत होती है। ठीक है, ठीक है, भूपपड़ी का ऊपरी स्तर ऐसे सेलों से मिलकर बना है जिनके संघटक एल्यूमिनियम सिलिकेट के खनिज होते हैं। जो भूपपड़ी का जो ऊपर वाला सतह होता है वो किससे मिलकर बना है? वो ऐसे सेलों यानी ऐसे पर्वतों, चट्टानों से मिलकर बना है जिनका संगठन, जो चट्टानें किन से बनी है? एल्यूमिनियम सिलिकेट से बनी हुई है, यानी जिसमें एल्यूमिनियम की और सिलिका की, मृदा की मात्रा, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उनसे ये भूपपड़ी बनी होती है। इसलिए इस स्तर को क्या कहते हैं? Cl भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? Cl भी कहते हैं। इसका देखिए औसत घनत्व कितना होता है? इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, Cl के, ठीक नहीं, इसका घनत्व इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसका घनत्व क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इसलिए डार्क कर रहा हूँ, इसलिए आपको। ठीक है, इसका घनत्व क्या होता है? 2.65 ग्राम है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। Cl के ठीक नीचे मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी स्तर सेमे होती है। इस Cl के नीचे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से बने स्तर होते हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट खनिज से बने हुए स्तर होते हैं जिन्हें अपन सेमे कहते हैं।
भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे है अपनी चट्टानें, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अपन आने वाली क्लास में। चट्टानों के वर्गीकरण सब कुछ आगे अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी हैं। तो आप अगर नोट्स भी बनाना चाहें अपने साथ साथ में, तो इन हाईलाइट किए हुए लाइनों को अपना नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट्स नोट्स के रूप में। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा हो और कल पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके अच्छे से बताएं। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।